वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी हमेशा कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। जैसा आप लोग दूसरों को दोगे वैसा ही आप लोग को वापस मिलेगा रिटर्न में। किसी को गाली दे रहे हो इनडायरेक्ट वे में, वो आप लोग अपने आप को गाली दे रहे हो। तो ये सही है एग्जैक्टली, क्योंकि वो चीजें आप लोग अपने आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जो चीजें आप लोग सोचते हैं ना, लंबे समय तक कंटिन्यूसली आप लोग सोचते रहते हैं। जैसे अगर आप लोग सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा यार, पता नहीं बहुत जगह तक कंपटीशन है, ये सारी चीजें, तो आप लोग उसी कैटेगरी में आप लोग आ जाते हैं। अगर आप लोग ये सोचेंगे यार कुछ भी हो जाए मेरा ही होना है, भले ही एक सीट क्यों ना हो, तो आप लोगों को उसी तरीके एनर्जी आप लोगों के अंदर से निकल के आएगी। इसी तरीके से किसी के लिए आप लोगों के मन से दया आ रही है तो आप लोगों को भी वापस दया मिलेगी। अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं आप लोग, ईमानदार हैं, उसके साथ में सत्य बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को रिटर्न में मिलेगी। और जिस इंसान के साथ में आप लोग ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे आप लोगों को देखने को मिलेगा वो इंसान आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए अगर आप लोग किसी के साथ में अपने अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसको अच्छे से ट्रीट कीजिए, उसके साथ में ईमानदार रहिए, उसको सत्य बोलिए, झूठ नहीं बोलना है उसके साथ में। ये सारी चीजें जो आप लोग उसको देंगे वो रिटर्न में आप लोगों को मिलेगी। और इनडायरेक्ट वे में आप लोग किसी एक ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में पाओगे जिसकी आप लोगों को जरूरत थी, और किसी के लिए आप भी एक ऐसा इंसान बन पाओगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसा बोया जाता है वैसे ही काटा जाता है। तो ये बातें ऑलवेज रिमेंबर रखिए, तो आप लोग अपनी लाइफ में काफी कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर ऑफ केसेस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1,79,99,262 केस आप लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट डेथ जो हो चुकी है यहाँ पर, ये 6,87,807 लोगों की जान जा चुकी है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप लोगों से बात की जाएगी कितने लोग यहाँ से रिकवर कर चुके हैं, तो 1,30,18,617 लोग यहाँ से रिकवर कर चुके हैं। सबसे टॉप पर यूएसए चल रहा है यहाँ पर 47 लाख केस के साथ में, ब्राजील चल रहा है 27 लाख केस के साथ में, इंडिया चल रहा है तीसरे नंबर पर ये 17 लाख केस के साथ में, यानी कि टोटल हमारी कंट्री में 17 लाख केस अब तक आ चुके हैं। कल जो केस आए ये 54,000 केस हमारी कंट्री में देखने को मिले और 37,000 के करीब लोग अब तक यहां पर इसकी चपेट में आ चुके हैं। अगर आप लोग यहां पर बात करें टोटल मिलाकर हमारी सबसे जो आगे चल रहा है वो महाराष्ट्र है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, दिल्ली चौथे पर और कर्नाटक है पांचवें नंबर पर। उत्तर प्रदेश में भी जल्दी ही यहां पर अगर इस तरीके चल रहा है 2-3 दिन के अंदर 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी लगभग 3 से 3,500 केस आ रहे हैं और तेलंगाना भी यहां पर पास में यहां पर इसके पीछे आ रहा है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं। अब यहां पर आप लोगों के सामने में 3 आर्टिकल डिस्कस करूंगा। तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वो आर्टिकल है जो आप लोगों के बचे हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बाकी जो भी चीजें थी वो सारी रिपीटेडली आप लोग की बार बार आती रहती हैं, तो वो चीजें आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में आगे फ्यूचर में हो सकता है कि नेशनल जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, उस पर भी कोई आर्टिकल है, तो उस पर ऑलरेडी मैं आप लोगों से 2 आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूं, और भी आएगी तो फिर से हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो यहां पर आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट न्यूज है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। संडे है, संडे को फंडे बनाकर थोड़ा सा स्टडी डे भी बना लिया कीजिए, ताकि आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहे। देखिए कंटिन्यूटी होती है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लाइफ में। अगर आप लोग कोई काम को एक दिन करते हैं और 2 दिन छोड़ देते हैं तो आप लोग कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो स्टडी के बारे में बात करें, चाहे कोई भी काम इस धरती पर आप लोग क्यों ना कर रहे हो, आप लोग को उसको करने में मजा भी नहीं आएगा। पर लेकिन अगर रेगुलर करेंगे, भले ही थोड़ा करें पर लेकिन रेगुलर करें, ठीक है, वो नहीं कहते कि थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, तो वो चीजें अगर आप लोग करोगे तो लाइफ में आप लोग काफी अच्छे से सारी चीजें अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात ही मुझे आप लोगों से बोलनी थी। और संडे सैटरडे थोड़ा रिविजन पॉइंट भी आप लोगों को होता है, आज शाम तक आप लोग की पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, तो थोड़ा सा चीजों को एंजॉय कीजिए। और इसी के साथ में कल से देखते हैं कुछ चीजें आप लोगों के लिए पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, तो यहां पर देखते हैं, आइए आज का फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं, क्या क्या बात की जा रही है समझ लेते हैं। यहां पर आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में नई नेशनल जो पॉलिसी लाई गई है, यहाँ पर हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि इंप्लीमेंट की जानी है आने वाले टाइम में। इसमें लैंग्वेज को लेकर कई बार यहाँ पर ये न्यूज में थी कि किस तरीके से लैंग्वेज के यहाँ पर प्रोविजन रखे गए हैं, पर लेकिन उस वाले मुद्दे पर मैं नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया और चाइना के रिलेशन से रिलेटेड, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। वो क्या है उसको एक बार समझ लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें चाइनीज जो लैंग्वेज थी उसको ड्रॉप करने की बात की जा रही है, अभी ये रिसेंटली न्यूज में है। मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जब फॉरेन लैंग्वेज हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज, जापानीज, ये लैंग्वेज हमारे स्कूल्स में पढ़ाई जाती है ताकि बच्चे जो है इनको जान सके स्टार्टिंग से ही, और फ्यूचर में चलकर हमारी कंट्री और इस कंट्री के बीच में जो रिलेशन है हम लोग उसको अच्छे से बढ़ा सकें। तो इसलिए बचपन से ये लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। हालांकि मैंने अपनी जो बेसिकली स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है वो गांव से ही ली थी, वहां पर कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं होती है, तो वो एक अलग पार्ट है। पर लेकिन आज के डेट में अगर आप लोग ठीक जो सिटीज में पढ़ेंगे तो वहां पर ये लैंग्वेज जरूर आप लोगों के करिकुलम का पार्ट बनाई जाती है।
तो जो मंदारिन है यहां पर ये चाइना में काफी ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। ये है लैंग्वेज यहां पर जो कि चाइना में काफी लार्ज पॉपुलेशन बोलती है। हमारी कंट्री में जब से इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रही है तब से कई सारे स्टेप हमारी कंट्री में ऐसे उठाए गए हैं कि इन सब चीजों को कंट्रोल किया जाए ताकि चाइना पर इसका इंपैक्ट पड़ सके और हमारी कंट्री और चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। इसी के चलते 59 जो चाइनीज ऐप थे हमारी कंट्री में वो बंद कर दिए गए हैं। तो अभी फोकस किसके ऊपर है? अभी फोकस इसके ऊपर है कि इंडियन लैंग्वेज रहे और वो फॉरेन लैंग्वेज रहे इंग्लिश के साथ में जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, और उन कंट्रीज के साथ में हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं। जैसे कि कोरिया में आप लोग बात करें, यहाँ पर साउथ कोरिया के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। इवन नॉर्थ कोरिया में भी हम लोग आज के डेट में सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे अभी मेडिसिन वगैरह भेजी जा रही है हमारी कंट्री में नॉर्थ कोरिया के द्वारा भी। तो ये क्या है, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाइनीज जो है वो मानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि उन्हीं के लिए हैं और कोई वहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो कोरिया यहां पर हो गया, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दोनों को बात कर लीजिए। यहां पर हो गया जापान, ये हो गया थाई, ये हो गया फ्रेंच, ये हो गया जर्मन, ये हो गया स्पेनिश, ये हो गया पुर्तगीज और ये हो गया रशियन। तो ये वो एरिया है जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से इनसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो यहां पर सेकेंडरी जो लेवल है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, जो हमारी कंट्री में लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो इसके चलते अब बोला जा रहा है कि चाइनीज लैंग्वेज को यहां से ड्रॉप आउट किया जाएगा ताकि हमारी कंट्री यहां पर चाइना के ऊपर किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी न बनाकर रखे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा हालांकि इसको लेकर कोई अभी रेस्पॉन्ड नहीं किया गया कि क्या मंदारिन जो है वो सीबीएसई करिकुलम से अभी ड्रॉप की जाएगी, तो इसके बारे में कोई भी बात अभी नहीं बताई गई है। पर जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जो मंदारिन है इंडियन स्कूल एंड द हिंदी जो लैंग्वेज के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, यहां पर देखिए मंदारिन इन इंडियन स्कूल और हिंदी यहां पर जो इंस्ट्रक्शन है वो चाइनीज स्कूल में पढ़ाने की बात की गई थी। हमारी कंट्री में एक प्रोग्राम जो दोनों कंट्री के द्वारा साइन किया गया था जिसको बोलते थे एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम। तो 2006 में ये प्रोग्राम साइन किया गया था, यानी कि ये प्रोग्राम हमारी कंट्री में जब आया उस टाइम पर हमारी कंट्री में कांग्रेस थी और आज के डेट में यहां पर कौन है? आज के डेट में यहां पर बीजेपी है। तो बीजेपी के द्वारा भी यहां पर इसको एक तरीके से रिन्यू किया गया इस प्रोग्राम को कि हाँ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसको हटाएंगे नहीं। तो 2015 में इसको रिन्यू कर दिया गया, यानी कि दोनों कंट्री की जो मेन पार्टी है उनके द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया था कि हाँ हमारी कंट्री में चाइनीज जो है वो होनी चाहिए। पर लेकिन फिलहाल जैसी कंडीशन बन गई है बॉर्डर पर इंडिया और चाइना के बीच में, उसको ध्यान में रखते हुए बोला जा रहा है यहां पर इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप लोगों से मैं पूछूं यहां पर इसके बारे में क्या चाइनीज हमारी कंट्री के स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए या फिर नहीं, तो आप लोग इसके बारे में बताइएगा यस या फिर नो। ठीक है, यानी कि आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग कौन सी लैंग्वेज चाहेंगे हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा फोकस किया जाए स्कूल्स के अंदर? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आप लोग भी अपना सजेशन दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहता है जब आप लोग सजेशन करते हैं इस तरीके से, और एक दूसरे का सजेशन देखिएगा भी, आप लोग कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया जरूर रखिएगा। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। देखिए मेरे हिसाब से कम इंग्लिश तो जो है वो कंटिन्यूसली पार्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड पर अपनी चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं तो इंग्लिश तो आप लोगों को रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज की डेट में हर एक कंट्री इंग्लिश को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। तो ऐसे टाइम में हम लोग पीछे नहीं हट सकते, और खासकर आज की डेट में अगर आप लोग कहीं जाना चाहते हैं, कहीं किसी भी तरीके से अपना व्यापार करना चाहते हैं, किसी फॉरेन एरिया में आप लोग अपने आपको कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी किताबें हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को इंग्लिश में देखने को मिलती है। तो कम से कम इतनी इंग्लिश आप लोगों को सीख लेनी चाहिए ताकि आप लोग अगर बोल नहीं पाते हैं तो वो चीजें अंडरस्टैंड कर सकें। अगर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इतनी मोर देन सफिशिएंट है कि हाँ हम लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो ये कम से कम आप लोग अपनी लाइफ में बनाकर चलना है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इसको भी पार्ट बनाइए लाइफ का, क्योंकि तभी आप लोग ग्लोबल लेवल पर अपने आप को और अच्छे लेवल पर प्रेजेंट कर पाओगे। और जब भी IAS IPS या किसी भी पोस्ट पर आप लोग जाते हो, गजेटेड पोस्ट पर, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट रहेगी। आप लोग समझिए, आप लोग नॉर्थ इंडिया से आते हैं, साउथ इंडिया में आप लोगों को जाना है या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाना है, लोकल लैंग्वेज आप लोग वहां की अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आप लोगों की लाइफ में चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। तो ये भी कुछ बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब आप लोग यहीं पर ही देख लीजिए, ये यहाँ पर एक छोटा सा न्यूज था आज ही के न्यूज़पेपर से। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यहाँ पर फास्ट ट्रैक अप्रूवल की बात की जा रही है। इजरायली रिसर्चर्स जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं DRDO के साथ में, यानी कि हमारी कंट्री और यहाँ पर जो DRDO और जो यहाँ पर इजराइल है वो मिलकर काम कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर ये समझिए, दोनों का जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा, अब वो यहाँ पर इजरायली लैंग्वेज तो होगा नहीं, तो दोनों इंग्लिश में बात करेंगे तो ही चीजें यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगी। और इसी के साथ में जो डिफेंस विंग है हमारी कंट्री में, ठीक है, वो भी यहाँ पर अच्छे से काम कर रही है, इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही है हमारी कंट्री में जो पेशेंट्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ताकि जल्दी से जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। हर एक कंट्री शाम दाम दंड भेद लगाकर आज के डेट में ये सोच रही है कि कितनी जल्दी जो है वो मेडिसिन बनाई जाए। तो ये बेसिक पर्पज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और हाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई सारे बच्चे बोल रहे थे, वो गलती से मतलब वो गलत पॉइंट मेरे द्वारा बोला गया। जो एजुकेशन होती है वो मैंने स्टेट लिस्ट के अंडर बोला, जबकि वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर है।
कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या है, यहां पर सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों उसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। इसीलिए सेंटर के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई हमारी कंट्री में, और स्टेट को बोला गया कि वो भी इंप्लीमेंट करे। बनाना एक अलग बात है, पर लेकिन इंप्लीमेंट करना बहुत अलग बात है, क्योंकि आप लोग भी टाइम टेबल बनाते हैं, आप लोग भी अपने आप को बोलते हैं एक्सरसाइज करेंगे, आप लोग भी बोलते हैं ये चीजें करेंगे, अपने शेड्यूल को फॉलो करेंगे, पर लेकिन एग्जैक्टली क्या आप लोग कर रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि चीजें बनाना कितना आसान है, पर लेकिन इंप्लीमेंट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। इंप्लीमेंटेशन के लिए डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और आप लोग के अंदर एक विल पावर चाहिए कि हाँ हम लोग इसको करेंगे। तो वो हर एक इंसान के अंदर नहीं होती है, वो एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो डेवलप करनी पड़ती है, और जो डेवलप करता है वही आज का बादशाह है। ठीक है, जैसे उन्हें देखा सनी देओल की एक मूवी है घातक, तो उसमें एक रहता है बड़ा ही पतला सा इंसान, तो कहता है हिलूंगा नहीं डुलूंगा नहीं, तो सनी देओल आता है उसको एक थप्पड़ मारता है, वहीं पर गिर जाता है, तो कह रहा है आज का बादशाह तू। ठीक है तो वही बात है, एकदम एक तरीके से मुझे याद आई कि देखिए ये सारी चीजें ऐसे ही आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो इन सब चीजों पर आप लोगों को फॉलो एक तरीके से फोकस कर चलना है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। तो यहाँ पर ये जो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ना कि स्टेट लिस्ट में आता है, थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो कमेंट पढ़ रहा था तब मुझे पता चला कि मैंने उसको कॉन्करेंट इसको स्टेट लिस्ट में बोल दिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कौन से शेड्यूल में है हमारे संविधान में, अगर आप लोग इसके बारे में बात करेंगे, देखिए ये भी आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो यहाँ पर काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, इसके बारे में समझते हैं। चलिए पहले दूसरा आर्टिकल देखते हैं, छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पर, पहले इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं थोड़ी सी। ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा, एक नया एंगल दिखाऊंगा आप लोगों को इस आर्टिकल के अंदर में। बात की जा रही है कोविड-19 के चलते बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हेल्थ ऐसे होगा, इकोनॉमी ऐसी होगी, ये चीजें होंगी वो चीजें होंगी, पर लेकिन यहाँ पर एक अलग ही एंगल दिखाया गया है कि हम लोग क्या उनको काउंट कर चल रहे हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में। क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो आप लोग इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि कई सारी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो रस्सी पर चलकर अपना खेल दिखाते हैं। कई सांप जो आप लोगों ने देखा होगा, जो सपेरे होते हैं वो सांप को लेकर अपना खेल दिखाते हैं। ठीक है, कई सारे कल्चरल जो डांस वगैरह फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में कई सारे और आर्ट परफॉर्मेंस और एग्जीबिशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसको आप लोग क्रिएटिव इकोनॉमी बोलते हैं, यानी कि एक तरीके से क्रिएटिविटी है जो कि इकोनॉमी में अपना पार्टिसिपेट करती है। तो अभी जो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ये क्रिएटिव इकोनॉमी जो है हम लोग इसको कंप्लीटली इग्नोर कर यहां पर चल रहे हैं, क्योंकि क्रिएटिव इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी कंट्री में। अब यहां पर जो ये लोग हैं, देखिए यहां पर कोई लोग इनको देख नहीं रहे हैं, आज के में सारी चीजें ठप पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं। तो क्रिएटिव इकोनॉमी को परफॉर्म करने वाले जो लोग हैं वो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आज की डेट में, कहीं ना कहीं वो आज की डेट में अपना काम उनको मिल नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑल्टरनेटिव चीजें ढूंढते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएटिव जो कल्चर जो इकोनॉमी है उसके लिए आप लोगों को उनको हेल्प करनी पड़ेगी, वरना कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि खेतों में आप लोगों को काम करते हुए नजर आएंगे। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि फाइन आर्ट्स हो गया, ठीक है, परफॉर्मेंस आर्ट हो गया, इसी के साथ में क्राफ्ट हो गया। जैसे आप लोगों ने सुई धागा मूवी देखी होगी ना, तो वो वाली सारी चीजें आज के मार्केट में काफी सारी ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पर एक तरीके से वो अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे हैं, लोगों के पास में पैसा नहीं है, उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो बेच नहीं पा रहे हैं, तो डिमांड काफी कम है मार्केट में। तो इसलिए कंडीशन यहाँ पर ये रह गया कि हमारी कंट्री में जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, ठीक है, तो वो ओनली आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रिएटिव, बोला जा रहा है क्रिएटिव इकोनॉमी पेपर पर ही क्रिएटिव देखने को मिलती है, रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर एग्जिस्ट नहीं करती है। रीजन क्या बोला गया, क्योंकि उसको ना तो हम लोगों ने डिफाइन किया नहीं, उससे रिलेटेड हम लोग डेटा इकट्ठा करते हैं। कितने लोग हमारी कंट्री में सपेरे हैं, कितने लोग हमारी कंट्री में डंडी के ऊपर जो बच्चे हैं वो एक तरीके से करतब दिखाते हैं, तो कितने ऐसे हैं कि यहाँ पर बंदर का डांस करते हैं, दिखाते हैं हमारी कंट्री में। तो ये इनको कोई काउंट ही नहीं करता है कि ये भी एक रोल प्ले कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में। तो सोशल और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनके ऊपर तो हम लोग फोकस देकर चलते हैं, पर लेकिन यहाँ पर क्रिएटिव इकोनॉमी को हम लोग साइड में कर जाते हैं। तो इसी के चलते हम लोग को इसके ऊपर फोकस देना चाहिए। और यहाँ पर इसके ऊपर एक स्टडी की गई, रिपोर्ट आई इसके ऊपर निकलकर कि टेकिंग द टेम्परेचर, ये यहां पर एक तरीके से क्या किया गया, यहां पर जो ब्रिटिश काउंसिल एसोसिएशन में यहां पर FICCI और इसी के साथ में आर्टेक्स के साथ में, यानी कि दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर इसके द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया। और क्रिएटिव इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है यहां पर पेंडेमिक का, यानी कि कोविड-19 का, उसके बारे में इनके द्वारा बात की गई। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है, अगर आप लोग हमारी कंट्री में देखेंगे, ठीक है, वो आप लोगों को देखते हुए नजर आएंगे कि जो खासकर काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर बात करें यहां पर क्रिएटिव सेक्टर में, लगभग 88% आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी जो लॉकडाउन के चलते जो चीजें आप लोगों के सामने निकल आती हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से लॉकडाउन के चलते अगर क्रिएटिव जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जैसे आप लोगों ने देखा होगा घर पर सामान बनाकर बेचा जाता है, ठीक है, तो वो भी छोटे छोटे लघु उद्योग में आ जाता है। तो इस तरीके से अगर इनके ऊपर कोई अलग से फोकस आप लोग नहीं दोगे तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन ये बनेगी कि इनके पास में कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा।
एग्रीकल्चर की ओर जाने के अलावा, ठीक है। तो इसीलिए इसके बारे में हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, यहाँ पर एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी आप लोगों को देखने को मिलती है, जो एक तरीके से प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफी कम आएगा। मान लीजिए आज की डेट में अगर ये जो इस तरीके का आर्ट परफॉर्म करते हैं, वो उसको छोड़कर आज के डेट में खेती करना स्टार्ट कर देते हैं, आप लोगों को लगता है कि उतना भी कमा पाएंगे जितना खेती में कमा पाते थे। उनका भी एक आर्ट था, उनकी वो कला थी, उस कला को तो परफॉर्म कर नहीं रहे। खेती में तो एक मजदूर की तरीके से काम करना पड़ेगा, तो वहां पर तो कोई भी काम कर लेगा। अब यहाँ पर ये तो है नहीं कि ये यहाँ पर एक तरीके से इसके लिए इस तरीके की स्किल होना चाहिए। हाँ, ये भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए स्किल, आप लोगों को कम से कम कुछ चीजें आनी चाहिए, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोलो कि लता मंगेशकर को क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दे, फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दे, सचिन तेंदुलकर को बोलो गाना गाना स्टार्ट कर दें, तो वो चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश में यहां पर कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे प्रिजर्व करना है इन सब चीजों को, जो कि खासकर आज की डेट में अगर आप लोग देखें कि एक्सपेरिमेंटल और इनोवेशन के बेस पर अगर आप लोग देखते हैं इन आर्ट्स, तो आप लोगों को इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये आर्टिस्ट जो है वो मारे जाएंगे। और ये सारे इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर आते हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है? इनफॉर्मल इकोनॉमी वो होते हैं जो डे बाय डे कमाते हैं और खाते हैं, अगले दिन का उनका पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो सारा इनफॉर्मल होता है। यानी कि फॉर्मल इकोनॉमी वो होती है जैसे आप लोग टैक्स पे करते हैं तो फॉर्मल इकोनॉमी में आता है। पर लेकिन आप लोग एक गली में मोहल्ले में कोई गोलगप्पे वाला खड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा, वो गोलगप्पे बेचेगा, आप लोग खाओगे, आप अपने घर, वो अपने घर। पता है कि गवर्नमेंट को कितना पैसा उसके द्वारा कमाया गया या फिर क्या उसकी कंडीशन चल रही है, नहीं पता है, क्योंकि सब कुछ जो रहता है मैक्सिमम वो आप लोग को मैक्सिमम कैश में नजर आता है। तो कौन चेक करने आ रहा है? तो दुनिया भर के ऐसे सामान आप लोगों ने खरीदे होंगे, मोहल्ले में आते हैं, या फिर आप लोग जो संडे बाजार, बुध बाजार, मंगल बाजार लगता है उसमें जाकर खरीदते हैं। ये सारी इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं, रेडी लगाने वाले, ठेले लगाने वाले, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो ये कल को अगर चलकर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो एग्रीकल्चर के ऊपर वैसे ही इतना ज्यादा बर्डन पड़ा हुआ है, बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इससे आप लोग देखते हैं कि ऑलरेडी बहुत लो वेज है उनकी वहां पर, तो ये सर्वाइव करना इनका मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहां पर कि जो FICCI है, इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को भी, कि इसके ऊपर फोकस देकर चलो कि कहीं हम लोग यहां पर ये एक जो सेक्शन है अपनी सोसाइटी का, इनको खो ना बैठे, आप लोग इनको भी कुछ प्रोटेक्ट करो, इनके बारे में भी कुछ सोचकर चलो। नेक्स्ट यहां पर बात करें तो आप लोगों के सामने एक टर्म यूज हो रही है बार बार, FICCI, इसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्टेब्लिश किया गया था काफी पुराने टाइम में 1927 में, और ये हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज को कैसे लेकर चल सकते हैं, तो इसके द्वारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस दिया गया है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और आज के डेट में 2.5 लाख के करीब आप लोग यहाँ पर जो मेंबर कंपनीज है वो इससे कनेक्टेड नजर आएंगे, इंप्लॉय लगभग 500 के करीब है। तो ये एक तरीके ट्रेड एसोसिएशन है हमारी कंट्री में, तो ये इसके बारे में बात करती हुई नजर आती है। तो बोला जा रहा है कि अगर इनको डूबने से, मरने से बचाना है तो क्या क्या आप लोग कर सकते हैं, तो नीड ऑफ द आर क्या है वो यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले तो बजट एलोकेट होना चाहिए कुछ ना कुछ इनके लिए, खासकर एक तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड कल्चरल फेस्टिवल होने चाहिए, कि यहां पर स्टेट पार्टिसिपेट करे अपने अपने एरिया में कल्चर फेस्टिवल को सपोर्ट करने में, ताकि जो भी यहां पर इस तरीके कलाकार हैं उनको उनके प्रॉपर वे में दुनियादारी चलती रहे। उनका हेल्थ कवरेज होना चाहिए यहाँ पर जो भी आर्टिस्ट हैं आयुष्मान भारत के तहत, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बारे में यहां पर बात की जा रही है, वो सारी इनको प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट यहां पर जीएसटी प्रोवाइड कराया जाता है, यहां पर मोरिटोरियम उसके लिए होना चाहिए। मोरिटोरियम का मतलब है कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर जीएसटी पेमेंट कुछ टाइम तक पोस्टपोन कर देना चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में यहां पर इनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि ऑनलाइन भी अपने ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर पाए और एक तरीके से नया प्लेटफॉर्म इनको मिले। और ये सारे अचीवेबल टारगेट हैं, कोई ऐसा नहीं बताया कि आप लोग यहां पर वो नहीं बोला था कोई इम्पॉसिबल टास्क दे दी, ठीक है, कि आप लोगों को बताया गया कि हाँ आप लोगों को रात में दिन दिखाना है, कुछ ऐसा वो नहीं बोलते थे। कई बार जैसे एक टाइम पर ऐसा बोला जाता था कि जमीन के अंदर ट्रेन चलानी है, तो ये बोलते थे पागल हो क्या, जमीन के अंदर ट्रेन चलेगी। अब यहाँ पर पानी के भी अंदर ट्रेन चलाने की बात की जा रही है। तो एक तरीके से अचीवेबल टारगेट है, आप लोगों को ज्यादा वो नहीं करना है इसके ऊपर, बस थोड़ा सा आप लोगों को चीजों को मैनेज करनी पड़ेगी। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को काम करना चाहिए, ताकि यहाँ पर सिचुएशन को संभाला जा सके। पर लेकिन किसी का भी रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है यहाँ पर, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना स्टेट गवर्नमेंट का। तो इसलिए सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि ये वाले जो लोग हैं ये कहां जाएंगे और क्या ऑल्टरनेटिव इनके पास में होगा, ठीक है। तो ये है कंप्लीट आर्टिकल जिसमें बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को जानकर मजा आएगा इस आर्टिकल के बारे में। पर लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर मैप देखिए। अगर आप लोगों से पूछे एशिया के बारे में, तो एशिया का ढांचा कुछ ऐसा नजर आएगा। इधर जाएंगे आप लोग नॉर्थ एशिया, नीचे आएंगे थोड़ा सा सेंट्रल एशिया, इधर आएंगे ईस्ट एशिया, हमारी कंट्री आ गई यहाँ पर साउथ एशिया में, ये हो गया यहाँ पर वेस्ट एशिया, और ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया जिसको आसियान कंट्री आप लोग बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की है यहाँ पर अभी। तो ये एशिया का मैप आप लोगों की समझ में आ गया, पर हमारा फोकस रहने वाला है मेनली यहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर, जिसको आप लोग GCC के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पर क्यों न्यूज में है उसके बारे में आप लोगों को बताऊं, क्योंकि हमारी कंट्री के बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया में काम करने के लिए जाते हैं। सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया,
इसी के साथ में कतर हो गया, आबू धाबी का नाम भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कुवैत हो गया, ठीक है, बहरीन हो गया। तो ये कंट्रीज हैं जहां पर हमारी कंट्री के लोग काम करने जाते हैं। तो यहां पर काम करने जाते हैं, काम तो वहां पर मिल जाता है, पर लेकिन जब सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में बात करते हैं तो वहां पर उनको वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जा रही है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक अलायंस है जिसमें 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जिसमें सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन और ओमान। तो ये कंट्री यहां पर देखने को मिलती है। तो हेडक्वार्टर इसका रियाद में है। इसको जो फाउंड किया गया था वो 1981 में फाउंड किया गया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में। तो ट्रेड ब्लॉक है एक तरीके का। तो यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। यहां पर ये ऑलरेडी एरिया आप लोगों के सामने है, ठीक है। ये रेड सी हो गया, वो पर्शियन हो गया, पर्शियन गल्फ, नीचे आप लोग गल्फ ऑफ एदन देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो बात क्या की जा रही है, अब थोड़ा वो समझ लेते हैं। बोला जा रहा है अगर आज की डेट में आप लोग चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो साउथ एशियन जो माइग्रेंट क्राइसिस है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आज की डेट में जो साउथ एशियन जो लेबर फोर्स है वो बैकबोन मानी जाती है गल्फ इकोनॉमीज की, यानी कि सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया। इनमें सबसे ज्यादा जो लोग पहुंचते हैं वो यहाँ पर साउथ एशिया से पहुंचते हैं, यानी कि हमारी जैसी कंट्री से पहुंचते हैं, ठीक है। पर लेकिन उनको लेबर राइट और कोई भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, बस चीप लेबर की तरीके से वहां पर यूज किए जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को पता है जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो केरला हमारा काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, क्योंकि केरला वासी काफी ज्यादा आप लोगों को फॉरेन कंट्री में देखने को मिल जाते हैं। तो केरला हाईकोर्ट के द्वारा इशू किया गया था नोटिस सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, पिटीशन पहुंची जब उसके पास में कि जो एनआरआई हैं अपनी जो जॉब लॉस्ट खो चुके हैं अपनी जो विदेशों में और वो वापस आ रहे हैं इंडिया में, तो उनके लिए कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर जो हैं वो यहाँ पर अभी गल्फ कोऑपरेशन जो काउंसिल कंट्रीज हैं उनसे वापस आ रहे हैं। तो इंप्लॉयर जो है यहाँ पर एक तरीके से पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन जो एक तरीके से जो कंपनीज हैं या फिर जो भी है उनके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए, पर लेकिन कर क्या आते हैं यहाँ पर उनको एक तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि बहुत कम वेज उनको दिया जाए, क्योंकि उनके पास में कोई जॉब नहीं है। तो उनकी एक तरीके से बेबसी का फायदा उठाने की कोशिश की जाती है जो माइग्रेंट लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसको हम लोग को सुधारना पड़ेगा। तो गल्फ एशियन जो गल्फ कोऑपरेशन माइग्रेंट कॉरिडोर है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉरिडोर है, यानी कि एक तरीके से जो यहाँ पर गल्फ रीजन में जो लोग जाते हैं एशिया की साइड से वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग यहाँ से जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। अब इतने सारे लोग जो है उसमें इंडिया का पार्ट काफी बड़ा होता है, तो उनके बारे में हम लोग क्या करना चाहिए, टोटल उनकी नेट सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, वेलफेयर मैकेनिज्म और लेबर राइट्स, तो ये कोई भी वहां पर प्रॉपर वे में देखने को नहीं मिलते हैं। तो इनके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा, यानी कि इतने सारे लोग कंट्री में वापस आ रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप लोग उनको लेकर चल रहे हो, तो वो बातें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो ये चीजें यहां पर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग को एक तरीके से अपना जो पॉलिसीज लेकर चल रहे हैं उसका पार्ट आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर एरिया है, तो यहां से हमारी कंट्री में काफी सारे लोग आ रहे हैं, तो उनके बारे में हम लोग क्या करें, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो कहने का मतलब यहां पर ये अगर आज की डेट में आप लोग देखते हैं कि पास्ट में अगर कोई कंडीशन ऐसी बनी है तो हमारी कंट्री ने वहां पर काफी सपोर्ट प्रोवाइड कराया है। जैसे कि जब हम लोगों ने बात की इराक का जब इन्वेजन किया जा रहा था ऑफ इराक की इन्वेजन ऑफ कुवैत, जब कुवैत का इन्वेजन किया गया इराक के द्वारा 1990s में, उस टाइम पर हमारी कंट्री के द्वारा यहाँ पर जो एक तरीके से केरला गवर्नमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया रेगुलर मेडिसिन के लिए, लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जेनरिक मेडिसिन बनाई जाती है। जेनरिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जिनका पेटेंट खत्म कर दिया जाता है और एक तरीके से वही सोल्ट यूज करके मेडिसिन बनाई जाती है। पेटेंट में अगर कोई दवाई 5000 की है तो जेनरिक मेडिसिन में वो दवाई आप लोगों को लगभग वो आप लोगों को 50, 60 या फिर 100 रुपए की देखने को मिलेगी। तो इतना डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है, तो वो रॉयल्टी जो है वो सारी कट हो जाती है। तो हमारी कंट्री के द्वारा रेगुलर मेडिसिन यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए, और ये जो मेडिसिन था यहाँ पर ये क्योंकि वहां पर काफी महंगी भी मिलती है, तो ये एक तरीके से हमारी कंट्री से यहाँ पर पहुंचाई जा रही थी। इंडिया लार्जेस्ट सेगमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो साउथ एशियन वर्कफोर्स का है। गल्फ जो माइग्रेशन के बारे में आप लोग बात करते हैं तो वो मेल ड्रीमन फिनोमिना है, यानी कि ज्यादा वुमेन नहीं जाती है वहां पर, ज्यादातर मेल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मेजोरिटी ऑफ माइग्रेंट जो है वो सिंगल मैन है, यानी कि एक तरीके से एक सिंगल पर्सन आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा, या कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे जो शादीशुदा नहीं है। तो ये लेबर जो यहाँ पर बेसिकली लेबर कैंप्स में रहते हैं जो कंजेस्टेड रहते हैं, ठीक है, वहां पर कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। शेयर्ड रूम रहता है, टॉयलेट भी शेयर्ड रहता है, वहां पर इतनी कंडीशन देखने को मिलती है। जो ये बचाते हैं जो भी उसको घर पर भेजने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग रिमिटेंस के नाम से जानते हैं। तो इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिमिटेंस ये एक तरीके से इंडिया के यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। कोविड-19 जो है यहाँ पर एक तरीके से उसके बारे में अगर आप लोग बात करें तो ये भी यहाँ
पर एक तरीके से और ज्यादा फैलेगा अगर कोई क्राउडेड जगह है और एक तरीके से अनहाइजेनिक है वहां पर, ठीक है, अनसैनिटाइज है वहां पर, तो ये कंडीशन यहां पर और बुरी क्रिएट करेगा। तो इसके चलते जो यहां पर माइग्रेट जो वर्कर है उनको जो एक तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, और माइग्रेंट जो वुमेन डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके बारे में बात की जा रही है, उनकी बहुत मिजरेबल कंडीशन यहां पर देखने को कई बार मिल जाती है। तो सारे जो राइट्स हैं उनका एक तरीके से वोलेशन किया जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, कैसे अगर वापस आ रहे हैं उनको रिहेबिलिट करना है, रीसेटल करना है, और कैसे उनको री इंटीग्रेशन करना है अपनी कंट्री में, कैसे उनको आगे लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे स्वदेशी चलाया गया फॉर स्किल मैपिंग, जो सिटीजन है वापस आ रहे हैं, ताकि अगर कोई स्किल है तो उसको यहां पर हेल्प प्रोवाइड कराई जा सके। तो उसके लिए हम लोगों ने स्वदेशी करके यहां पर प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो इस तरीके से कई सारे प्रोग्राम हम लोगों को करने पड़ेंगे ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। और नेक्स्ट यहां पर दो बातों पर फोकस देकर जाने की बात की जा रही है। प्रमोशन हम लोग काफी करते हैं माइग्रेशन के बारे में, कि हम लोग काफी ज्यादा माइग्रेंट वर्कर हमारी कंट्री में, तो ताकि यहां पर एक तरीके से हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं तो हमारी कंट्री में वापस भी आ रहे हैं, तो वो चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। तो उनके ह्यूमन राइट जो होते हैं, बेसिकली इंसानों के जो राइट होते हैं, माइग्रेंट के जो राइट होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा। नीड ऑफ आर क्या है यहाँ पर, एक तरीके से जो माइग्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम हमारी कंट्री में होना चाहिए, ताकि जो भी वर्कर हम लोग बाहर से यहां पर अपनी कंट्री में लेकर आ रहे हैं उनके लिए हम लोग कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो प्रोवाइड कराएं। अब कैसे उनका थोड़ा छोड़ा जाएगा कि जैसे हो ऐसे रहो, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय करो, तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी यहां पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि आज के दिन में जो कोविड-19 ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, तो ये हमारी हरकतें हैं, एक तरीके से उनका रेस्पॉन्स है यहां पर। तो हरकतें कैसी हैं, रेस्पॉन्स कैसे है, तो उसके बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये चीजें देखने को मिल रही है। इबोला वायरस, ब्लड फ्लू हो गया, मीरस हो गया, सार्स हो गया, निफा हो गया, ये पास्ट में भी ऐसी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि जो डिजीज है वो ट्रांसफर होती हैं वाइल्ड एनिमल से ह्यूमन के अंदर में, यानी कि जानवरों से इंसानों के अंदर में कई बार ऐसे डिजीज आप लोगों ने ट्रांसफर होती हुई सुना है कि हाँ ऐसी बीमारी यहां पर चल रही है। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सारी चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हैं। तो इकोसिस्टम जो इंटीग्रिटी है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो बीमारी है वो आप लोगों को फैलाती हुई नजर आती हैं, और जो पैथोजन होते हैं वन स्पीसीज से अनदर स्पीसीज में पहुंचते हैं, यानी कि जो इस तरीके की बीमारी फैलाने वाला जो भी एक तरीके से यहाँ पर ये सिस्टम होता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि कहीं ना कहीं जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते एक जो लिंक होता है कहीं ना कहीं जो एक तरीके से दोनों के बीच में, देखिए बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो कनेक्ट रहती है इंसान के साथ में, तो वो लिंक कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रहा है, और बायोडाइवर्सिटी हो रहा है उसकी वजह से जो ट्रेड लॉस्ट हो रहा है, इसी के चलते जो ये यहाँ पर एपिडेमिक आ रही है, इनके साथ में ये कनेक्ट लिंक हो जाता है कि हाँ जहां जहां ऐसी चीजें होती हैं वहां कोई ना कोई ऐसी बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा और जब जब यहां पर धरती पर ऐसी हरकतें बढ़ेंगे, तो तब तब जो है भगवान अल्लाह गॉड यहां पर एक तरीके से जन्म लेंगे और चीजों को सुधारेंगे। ये आप लोगों ने पास्ट में कई सारी स्टोरीज भी सुनी होंगी। तो ये नेचर का तरीका एक तरीके से अपने आप को ठीक करने का, जब कोई ऐसी हरकतें होती है। पेंडेमिक हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी देता है ग्लोबल कम्युनिटी को एक्सप्लोर करें, और जो अनसाइंटिफिक एक्शन है जो आज के नेचर के साथ में हम लोग कर रहे हैं, तो बिहेवियर चेंज करके लेकर आए, ताकि जो बीमारी पास्ट में हम लोगों ने झेली है फ्यूचर में कोई ऐसी चीजें हम लोग को देखने को न मिले। अगर बात करें क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फॉरेस्ट हैबिटेट, ये सारी चीजें जो आप लोग देखते हैं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आज के दिन में यहाँ पर अपने आप एक तरीके से चीजों को करने के लिए, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कहीं जंगल के बीच में से रोड निकाल रहे हैं, कहीं जंगल में ही जाकर कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो अपना सर्वाइवल यहाँ पर खो रही हैं, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में वो काफी बड़ा पार्ट होती है। आप लोग ये सोचिए आज के दिन में पेड़ पौधे जो भी होते हैं उन पर जो फूल आते हैं, फल आते हैं, अगर परागकण की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाए, यानी कि जो मधुमक्खी हैं ये अपना काम करना बंद कर दें, इस तरीके से काफी ज्यादा चीजें लॉस्ट हो जाएंगी। तो मधुमक्खी अगर पृथ्वी पर से खत्म हो जाए तो ये समझिए कि इंसान का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पर जो भी हमारी पृथ्वी पर ये पेड़ पौधे फूल पत्ती आप लोगों को होती नजर आती हैं, ठीक है। ह्यूमन जो है यहाँ पर इन्वायरमेंट में जो भी यहाँ पर इनकी वजह से जो चेंज आ रहा है उसके चलते काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो वेक्टर्स और इसके साथ में जो पैथोजन है वो कई सारे आप लोगों को यहाँ पर चीजें नजर आएंगी। जैसे आप लोग यहाँ पर अभी आप लोगों से मैं बात बताऊंगा, पैथोजन जो होते हैं एक तरीके से डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसकी वजह से यहाँ पर बीमारी फैलती है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है। और इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर प्रोटिस्टिस्ट, ये फंजाई हो गए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इकोसिस्टम डिफाइन करता है कि जो यहाँ पर एक तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग कम्युनिटी जब साथ में रहती हैं तो एक तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो है यहाँ पर एक तरीके से इंटरेक्शन रहता है ऑल लिविंग और नॉन लिविंग कम्युनिटीज के बीच में या थिंग्स के बीच में। तो इस तरीके से अगर आप लोग कुछ चीजों को बर्बाद करना स्टार्ट कर दोगे, पानी सूख गया, एक तरीके से बहुत सारे पक्षी खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक फूड चेन में भी कोई ना कोई डिफरेंस आप लोग को आता हुआ नजर आता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक तरीके से नेचर बेस्ड
सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से वही बात है कि जो एक तरीके से सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, जानवर भी रहने चाहिए, ठीक है, इंसान भी रहने चाहिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी भी रहने चाहिए, तभी जाकर चीजें यहां पर सही तरीके से आप लोग हैंडल कर पाओगे। अगर अपना बारे में सोचोगे कि हाँ बस हम ही को रहना है, तो फिर चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसके चलते जैसे कि डायरेक्ट इंटरेक्शन अगर किसी जानवर के साथ में आप लोग का होता है तो कोशिश करो उससे हाथ धुलकर आओ, ताकि ये बीमारी जो है उनको भी कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि अभी जो दो हाइपोथेसिस निकल कर आ रही हैं कि ये वायरस निकल कर कहां पर आया और कैसे ये फैल रहा है, तो कई सारे लोगों के द्वारा कई सारी बातें यहां पर बोली जा रही हैं। तो कैसे कंट्रीब्यूशन, कैसे ये वायरस फैला, तो उसके बारे में दो बातें तो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला बोला गया जो वायरस है यहां पर वो बैट से डायरेक्टली ह्यूमन में जंप किया है, यानी कि चमगादड़ से इंसानों में यहां पर पहुंचा है। दूसरे ये बोल रहे हैं कि ये चमगादड़ से पहले यहां पर पेंगोलिन में पहुंचा है और फिर इंसानों में पहुंचा है। ये ऐसा कुछ जानवर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पिक्चर आप लोगों को दिख रही है। ये जो जानवर होता है कई जगह खाया जाता है, यहां पर चाइना के अंदर भी काफी लार्ज मार्केट आप लोगों को देखने को मिलेगी। और वुआंग जो सिटी है वो तो इन्हीं सब चीजों के लिए जानी जाती थी, तो उसमें यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहीं लार्ज स्केल पर इनकी ट्रैफिकिंग होती है, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से इनको खरीदा और बेचा जाता है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ये मोस्ट लिक्विडेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आता है, यानी कि एक तरीके से सबसे ज्यादा महंगी चीजें यहां पर ये मार्केट में बेची जाती है। तो इलीगल स्मगलिंग आप लोग इसको बोल सकते हैं। इलीगल स्मगलिंग में जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर बात करें अगर आप लोग पेंगोलिन्स के बारे में, ठीक है, एशियाटिक ब्लैक बियर के बारे में, राइनोस के बारे में, तो सबसे ज्यादा चाइना, वियतनाम और लाओस में आप लोगों को ये चीजें देखती हुई नजर आती हैं। कहां पर होगी? यहां पर जैसे यहां पर चाइना हो गया, ये वियतनाम हो गया, लाओस भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला एरिया यहां पर तो लाओस देखने को मिलेगा। तो पर्टिकुलर जो एरिया है यहां पर जिसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया और चाइना वाला एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और जहां पर भी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। तो कहां से कहां पर फैली ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ जो स्मगलिंग हो रही है वो चाइना, वियतनाम और लाओस जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले यहां पर करवा रहे हैं। तो एनिमल जो इंडिया में अगर आप लोग बात करें वाइल्ड एनिमल की पोचिंग के बारे में जो इलीगल तरीके से इंपैक्ट पड़ रहे हैं वो ड्यूरिंग लॉकडाउन काफी ज्यादा देखने को मिला। अगर आप लोग फिलहाल अभी यहां पर बात करें तो 100 के करीब टाइगर मारे जाते हैं, 1000 के करीब राइनोज मारे जाते हैं, 20,000 के करीब ये यहां पर एनिमल्स में एलिफेंट मारे जाते हैं एवरी ईयर। वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जो है ये ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम आज के डेट में हो चुकी है। पहले ये 7 बिलियन के करीब मार्केट हुआ करती थी, आज की डेट में 23 बिलियन की मार्केट यहां पर ही हो चुकी है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये पहले 7 बिलियन थी, 23 बिलियन की मार्केट अभी फिलहाल ये हो चुकी है, जो कि ह्यूज एक तरीके से यहां पर एक तरीके से अट्रैक्ट करती है ट्रेड को। तो इसके चलते बहुत सारे जीव जंतु जो हैं उनकी जान चली जाती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो पोचिंग है गलत तरीके से यहां पर एक तरीके से काम करना, ये यहां पर इसका अलग भी सोल्यूशन ये देख लेते हैं। अगर लोगों से पूछे ऐसा क्यों कर रहे हैं तो पता है क्या कहते हैं, भैया मेडिसिन बनानी है। तो मेडिसिन के नाम पर और कई चीजों के नाम पर यहां पर इस तरीके जो जीव जंतु है उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें, यहां पर डेडिकेटेड बैलेंस नेचर यहां पर होना चाहिए एक तरीके से, यानी कि हर एक जीव जंतु को यहां पर हम लोगों को पार्ट बनाकर रखना है। इस तरीके से अगर खत्म करोगे तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाएगी, आप लोग भी खत्म हो गए उसके साथ में। ये मत सोचिए आप लोग इन्हीं को मार रहे हैं ओनली, ठीक है। तो हर एक नेशन को वर्क करना चाहिए 2050 तक का जो विजन है बायोडाइवर्सिटी को लेकर कि हार्मनी बनानी है नेचर के अंदर में। तो ये एक तरीके से विजन है। वन हेल्थ अप्रोच यहां पर लेनी चाहिए ताकि सिचुएशन को आप लोग यहां पर एक तरीके से सही डायरेक्शन में लेकर चल सको। वी नीड टू स्टिक रेगुलेट हाई रिस्क वाइल्ड लाइफ मार्केट और इसी के साथ में प्रमोट करने की ग्रीन जॉब, वर्क करने की टुवर्ड अचीव द कार्बन, और जो एक तरीके से नेचुरल जो इकोनॉमी है उसके ऊपर आप लोगों को फोकस देना है, ठीक है। तभी चीजें आप लोग यहां पर सुधार पाओगे। तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। रूल और रेगुलेशन बहुत है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन। तो बहुत सारे मिशन टारगेट पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं, पर लेकिन एग्जैक्टली समझना पड़ेगा कि कौन से सही है और कौन से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं और कहां पर आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तभी आप लोग चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट कर पाओगे। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। शाम तक यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगी, उनको जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी एक जगह इकट्ठी मिल जाएंगी। और टेलीग्राम पर पिछले साल की और अब के साल की सारी एक जगह मैंने प्रोवाइड करा रखी है, उनको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।